नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 में हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में लेंगी भाग। कोलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगी उद्घाटन। राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे प्रचार। पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनावी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में करेंगे प्रचार। वहीं बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। इजराइल ने पेश किया अल शिफा अस्पताल में हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों की सीसीटीवी फुटेज। वीडियो जारी कर अस्पताल के नीचे एक सुरंग होने का किया दावा। चौवनवें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आज शाम गोवा में होनी है शुरुआत। महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी 200 से अधिक फिल्में। छठ के चौथे और अंतिम दिन आज उगते हुए सूर्य को किया गया नमन। भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही हुआ महापर्व संपन्न। और अब एक नजर इन खबरों पर विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कुलियाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगी। यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति कल 21 नवंबर को पहाड़पुर गांव में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगी। बाद में वे बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन जाएंगी और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति संबलपुर में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुरुआत करेंगी। बाद में उसी दिन राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुत्तापर्थी जाएंगी, जहां वो श्री सत्य साई उच्च शिक्षण संस्थान के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। और अब खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में लगातार पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में डटे हैं। प्रधानमंत्री आज भी राज्य में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा पाली के जार्डन में होनी है। इसके बाद वो पीलीबंगा में रैली करेंगे और फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होना है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चुनावी वादों को इस दौर में हर कोई बाजी से जीतना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। खड़गे सबसे पहले अनूपगढ़ में सियासी हुंकार भरेंगे, तो दोपहर बाद वो हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करने वाले हैं। बात तेलंगाना की जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी कई नेता चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। भाजपा नेता अमित शाह आज तेलंगाना में कई चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं अमित शाह सबसे पहले जनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे
उसके बाद कोरातला सीट पर भाजपा के हक में वोट मांगेंगे। शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो करने वाले हैं। तो तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार में जुटी हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर पुनर्मतदान के आदेश दिए। पुनर्मतदान 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान अधिकारी आवश्यक सामग्री के साथ आज रवाना होंगे। पुनर्मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में स्याही लगाई जाएगी। तो ये बात की हमने जनादेश की, यानी कि चुनाव से जुड़ी खबरों की, और बात करते हैं 2+2 वार्ता को लेकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ वो बैठक करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच तमाम रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में होगी। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में सोमवार को भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। दोनों पक्षों के मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत की प्रगति पर भी बात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री की उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ सोमवार को द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आपसी संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की यात्रा इसी साल की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे मंच पर भी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मंच काम करता है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने में गति देने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। आइए करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए रोल ऑब्जर्वर डॉक्टर वसंत कुमार नाम सिवायम ने करगिल में क्वालिफाइंग तिथि के रूप में फोटो मतदाता सूची के विशेष सारांश संबोधन के संबंध में जिला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। डॉक्टर वसंत कुमार नम सिवायम ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने, विवरण में सुधार, निवास स्थान परिवर्तन आदि के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा किया। रोल ऑब्जर्वर ने संभावित मतदाताओं को लक्षित करने वाले जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर दिया, जिससे उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए रोल में नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना और सभी नागरिकों के लाभ के लिए चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना था। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाताओं की जो हेल्पलाइन है उसके बारे में भी जानकारी दी। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर भीषण आग लग गई। आग 40 नावों तक फैल चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। सरकार ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न 5 एजेंसियों से इन विकल्पों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और टेहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए लगातार सरकार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर के जरिए खाद्य सामग्री दी जा रही है और वो सभी सुरक्षित हैं। NHIDCL सुरक्षा प्रबंध का कार्य करने के बाद सिलक्यारा के छोर से खुदाई जारी रखेगा। पाइपलाइन लगाने का काम आज से फिर शुरू हो जाएगा। THDC बारकोट छोर से सूक्ष्म सुरंग बनाने का काम करेगा। वहीं SJVNL फंसे हुए मजदूरों को बचाने के उद्धर्व खुदाई करेगा और इसके लिए रेल के माध्यम से गुजरात और ओडिशा से भी उपकरण भेजे गए हैं। ONGC ने भी बारकोट छोर से उद्धर्व खुदाई का शुरुआती काम शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव के उपकरण और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके पर निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और सिलक्यारा सुरंग के पास से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, इन श्रमिकों को बचाने के लिए मिशन मोड में काम हो रहा है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे तमाम जो विकल्प सामने रखे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात किस वजह से आ रही है? जी, ये जो उत्तरकाशी जिले की जो सिलक्यारा टनल है ये बीते 4.5 साल से निर्माणाधीन थी और इस टनल में 12 तारीख को मलबा ढहने से जो 41 मजदूर फंस गए थे। ये टनल वैसे तो बहुत ही मजबूती से और टेक्निकल मैकेनिज्म का जो इसका कार्य होता है उसको पूरा ध्यान में रख के बनाई जा रही थी, लेकिन जो हिमालयन पत्थर है, हिमालयन जो पहाड़ हैं, ये बहुत ही नाजुक पहाड़ माने जाते हैं अगर वैश्विक स्तर पे भूगर्भिक वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो। और इन पहाड़ों में सॉफ्ट रॉक पाई जाती है, तो इसलिए जब भी टनल बनाई जाती है तो इनके धंसने की बहुत संभावना रहती है। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत भुरभुरी रहती है, इस वजह से निर्माण कार्य में कभी कभी बाधा आ जाती है। हालांकि इसको निर्माण करने के दौरान तकरीबन 4.5 साल में कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं और इसका अंतिम छोर पे काम चला था, यानी 400 मीटर की मात्र रह गई थी। और पूरी तकनीकी जानकारी और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जोन बनाकर इसमें जो एक्सपर्ट पैनल की जो एक बनाई जाती है ड्राफ्टिंग, उसके तहत काम किया जा रहा था। लेकिन जब ये धंस गई तो उसके बाद से इसमें मुश्किलात सामने आ गई। इसमें ड्रिलिंग की जा रही, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान कई दिक्कतें आ रही, क्योंकि जो मशीन है वो 1570 हॉर्स पावर की, और जब मशीन चलती है तो कंपन पैदा होता है सुरंग में, तो इस वजह से जो मिट्टी ढहने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा जो मशीन लाई गई थी अमेरिकन ओगर मशीन, इस मशीन को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जा रहा है, और डीजल से क्या धुआं और प्रदूषण होने से जो काम करने वाले कर्मचारी है, इंजीनियर, उनको खासा दिक्कत होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इसमें ड्रिलिंग करते हो तो मलबा ढहने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है, तो इसको लेकर भी बड़ी चुनौती बनी रहती है। और यही वजह है कि जब इसकी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी यहाँ आए और अलग से एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, जिसका NHIDCL के जो प्रबंध निदेशक है अहमद, उसको कोऑर्डिनेटर बनाकर 6 अलग अलग बिंदुओं पे इस पे काम करना शुरू किया गया। अब जो ये टनल जहां से शुरू होती है बड़कोट जगह है और जहां एंड होती है वो है सिलक्यारा। तो बड़कोट में जो टिहरी जल विकास निगम है उसको एक साइड से छोटी टनल बनाने का काम सौंपा गया। वहीं जो दूसरी साइड में जो अंतिम छोर है जहां पर सिलक्यारा टनल है, वहां पर जो नवयुगा कंपनी है उसको टनल बनाने का काम शुरू किया गया। तो ये जिम्मेदारी दोनों हॉरिजॉन्टल निभा रहे हैं। वहीं दूसरी पहाड़ पे इसको जब ओपी, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे बात की है कि किस तरह से इस पूरे मुहिम को मिशन मोड में अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जैसे ONGC की हमने बात की, तमाम जो अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं। जी, प्रधानमंत्री जी ने जब ये घटना घटी उसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की, उसके बाद गृह मंत्री ने बात की, इसके बाद जो केंद्रीय NDMA के जो अधिकारी है और जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियां हैं, NDRF है, आपदा बल है और जो अन्य एजेंसियां हैं, उन सब ने कोऑर्डिनेट करके इस काम को आगे बढ़ाया और लगातार सतत संवाद की स्थिति बनी रही। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए, पुष्कर सिंह धामी यहाँ आए, इसके अलावा जो आपदा राहत सचिव उत्तराखंड सरकार के वो आए। इससे पहले बीच में केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्र मार्ग जो सचिव हैं अनुराग जैन, वो भी। तो लगातार केंद्र और राज्य की टीमें कोऑर्डिनेशन न केवल कर रही है बल्कि इनमें आवश्यक जो जरूरतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी सहयोग हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स को यहां बुला के काम में शामिल करने का मामला हो या मशीनें मंगवाने का मामला हो, विशेष तौर से जो भी जरूरत पड़ी है, जो भी जो टेक्नोक्रेट्स है उन्होंने डिमांड की, उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। जैसा आपने बताया इसमें 6 अलग अलग एंगल से काम हो रहा है। जो हॉरिजॉन्टल साइड से टनल के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे ड्रिलिंग हो रही है, वहीं जो पहाड़ी है ऊपर वहां पर सतलुज जल विकास निगम को जिम्मेदारी दी गई है और वो 4 पॉइंट उन्होंने ऊपर चिन्हित किए थे, जिनमें 2 मुख्य बिंदु है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा और मशीनें उसके लिए मंगा ली गई है।
पहाड़ी पर रास्ता बड़ा टफ है और बिल्कुल ये पहाड़ सीधे पहाड़ है, तो इन पर रास्ता बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई और बीते 24 घंटे से लगातार वो न केवल रोड बना रहे हैं बल्कि 400 मीटर का रास्ता इन्होंने तय भी कर लिया और पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता इनको बनाना है। तो इसमें चुनौतियां कई तरह की है, क्योंकि ये जो संवेदनशीलता का मामला है, मजदूरों को किसी तरह का नुकसान न हो जाए, इसके अलावा उनके खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति रहे, तो उसके लिए 6 इंच का पाइप अलग से डाला जा रहा है और जो 6 मीटर के पाइप हैं, 900 mm के पाइप हैं, वो अलग से ड्रिलिंग के जरिए डाले जा रहे हैं। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग एक्सपर्ट की जो राय है उसको लेके काम किया जा रहा है। अभी इसमें बहुत सारी ऐसी मशीनें भी है जो पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग करेगी, तो उनको भी गुजरात से और अन्य जगह से मंगवाने के लिए तकनीकी सहयोग लेने के लिए सरकार, केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रही है और उम्मीद की जाती है कि इस कार्य को जल्दी पूरा किया जा सके। बिल्कुल, और यही उम्मीद सभी की है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो 41 मजदूर जो भी फंसे हैं वो सकुशल है, लेकिन उनको जिस तरह से मिशन मोड में त्वरित कार्रवाई करके कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और फिलहाल न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात इफ्फी से जुड़ी हुई। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो है वो आज से गोवा में शुरू होना है। उद्घाटन समारोह आज शाम को बम्बोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगा। इस वर्ष के महोत्सव में ब्रिटिश फिल्म कैचविंग ईस्ट पहली और अमेरिका की फेदरवेट अंतिम फिल्म होगी। देखिए इफ्फी से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट। महोत्सव जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफ्फी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफ्फी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। इफ्फी हैज बीन ए बीकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेस्ट टैलेंट्स from both the Indian and the international films industry. प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफ्फी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials. The award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Douglas, Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।
अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।